स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे कि आकाश गंगा है क्या। आकाश गंगा पढ़ लिए थे, उपसौर अपसौर पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ लोगों के इसमें कठिनाई हो गई थी कि उपसौर और अपसौर बढ़िया से वह समझ नहीं पाए थे। तो पहले हम उपसौर और अपसौर को फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक पढ़ाएंगे तारामंडल है क्या। तारामंडल को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि उपसौर और अपसौर है क्या। और सूर्य नजदीक होने के बावजूद भी 3 जनवरी को ठंड क्यों पड़ती है और 4 जुलाई को सूर्य दूर होने के बावजूद भी वहां पर गर्मी पड़ती है। वैसे हम प्रीवियस क्लास में समझाए थे, लेकिन कुछ लोगों के दिक्कतें थे कि बढ़िया से हम समझ नहीं पाए हैं, तो इसलिए आज हम फिर से समझ लेते हैं कि उपसौर और अपसौर में क्या डिफरेंस होती है और कैसे ज्यादा गर्मी और ठंडी पड़ती है। तो पहले हम दोस्तों समझ लेते हैं कि मान लेते हैं हम या एक क्या है, या एक क्या पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच हम जानते हैं कि 0 डिग्री लाइन गुजरती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। जिसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और इसके नीचे जो है 23.5 डिग्री क्या साउथ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा, जिसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं। लेकिन हमारा भारत जो है इस पृथ्वी में कहाँ पर स्थित है, तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए तो हमारा भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, नीचे में साउथ, यहाँ पर वेस्ट हो जाता है और यहाँ पर ईस्ट। तो हमारा भारत जो है यहाँ पर स्थित है, लगभग यहाँ पर स्थित है। चूंकि भारत से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तर। ये क्या उत्तर और ये क्या है, पूरब। तो हमारा भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट आपको वहां पर समझ में विकसित करेगी। अब हम समझते हैं उपसौर और अपसौर क्या होते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ एक क्या है, सूरज है, सूर्य, और सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर काटते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या पृथ्वी चक्कर काट रही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रही है। हम मान लेते हैं क्या पृथ्वी क्या सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यह हम बात जानते हैं। और पृथ्वी जो कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो हम मान लेते हैं क्या, यह क्या, हम मान लेते हैं यह एक क्या इक्वेटर है। हमारे तो यह एक क्या इक्वेटर है, और यह क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। 23.5 डिग्री क्या नॉर्थ है, और इसको मान लेते हैं क्या 23.5 डिग्री क्या साउथ है। इसको मान लेते हैं क्या 0 डिग्री लाइन है, और ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और यह क्या 23.5 डिग्री साउथ है। और ये जो उपसौर की यह क्या नजदीक है और यह क्या दूर है। तो नजदीक में कौन सी घटना घटी थी, तो उपसौर की घटना घटी थी।
जो कि 3 जनवरी को घटित हुई थी, और दूर में अपसौर की घटना घटी थी, अपसौर, जो कि 4 जुलाई को घटित हुई थी। अब समझ लेते हैं जनवरी के माह में जो होती है, जनवरी के माह में सूर्य की रोशनी कहाँ पर पड़ती है? जनवरी के माह में सूर्य की रोशनी जो है लगभग यहाँ पर पड़ती है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ लगभग यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर पड़ती है। कहाँ पर? 23.5 डिग्री साउथ, अर्थात मकर रेखा पर पड़ती है। जबकि हमारा भारत कहाँ पे स्थित है? हमारा भारत जो है वह कर्क रेखा पे स्थित है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। और यहाँ पर जुलाई के माह में सूर्य की सीधी रोशनी कहाँ पर पड़ती है? जुलाई के माह में सूर्य की सीधी रोशनी कहाँ पड़ती है? तो वह सीधे जाकर कहाँ पर पड़ती है? तो कर्क रेखा पर पड़ती है। और हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कम दूरी है, लेकिन सूर्य की सीधी रोशनी कहाँ पड़ रही है? मकर रेखा पर पड़ रही है। इसलिए यहाँ पर जनवरी के माह में भारत में ठंडी पड़ती है, जबकि यहाँ पर पृथ्वी जो है सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है, लेकिन सूर्य की सीधी रोशनी कहाँ पड़ रही है? कर्क रेखा पर। और हमारा भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है। यही कारण से पृथ्वी जो है जुलाई महीने में दूर होने के बावजूद भी यहाँ पर गर्मी पड़ती है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप समझ गए होंगे कि उपसौर और अपसौर क्या है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर चलते हैं, तारामंडल है क्या। ये सब बात आप नोट करते हुए जाइएगा। चलिए दोस्तों अब समझते हैं तारामंडल है क्या। तारामंडल है क्या? तो तारामंडल क्या है? तारामंडल एक प्रकार का क्या है? तारों का समूह होता है। तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल क्या होता है? तो तारों का समूह होता है। तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में जो है 89 तारामंडल पाए जाते हैं, लेकिन 89 तारामंडल को हमें पढ़ना भी नहीं है और उतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें वही पढ़ना है। तो देख लेते हैं, आप एक टर्म सुनेंगे, ध्रुव तारा। यहाँ से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ध्रुव तारा किस दिशा में उगती है। तो आप ये याद रखिएगा, ध्रुव तारा जो होती है, ध्रुव तारा हमेशा जो होते हैं उत्तर दिशा में उगती है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में उगती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में। अब एक समझेंगे, सप्तऋषि नाम सुनेंगे, सप्तऋषि तारामंडल या सप्तऋषि तारा सुने होंगे। सप्तऋषि क्या होता है? तो सप्तऋषि क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है। सप्तऋषि क्या होता है? 7 तारों के समूह को क्या बोलते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। और वायुमंडल में यानी कि ब्रह्मांड में ध्रुव तारा का पहचान भी हम सप्तऋषि के द्वारा हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम जान चुके हैं सप्तऋषि जो होती है 7 तारों का समूह होती है। इसके थ्रू भी हम ध्रुव तारा की पहचान कर सकते हैं। पहले यह सप्तऋषि जो होती है यह 2 प्रकार की होती है। सप्तऋषि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? सप्तऋषि 2 प्रकार की होती है। एक होती है छोटा सप्तऋषि, एक होती है छोटा सप्तऋषि, और एक होती है बृहत सप्तऋषि होती है। तो हम जानते हैं कि सप्तऋषि क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है। तो यह पहले हम बना लेते हैं, मान लेते हैं यह एक छोटा सप्तऋषि है। एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, और एक तारा यहाँ पर, एक तारा यहाँ पर, एक तारा यहाँ पर। मान लेते हैं यह छोटा सप्तऋषि है। और एक बृहत सप्तऋषि हम बनाते हैं। ये क्या छोटा सप्तऋषि है और यह क्या बृहत सप्तऋषि है। इसकी पहचान से हम ब्रह्मांड में हम ध्रुव तारा को पहचान लेंगे। तो यह जो छोटा सप्तऋषि है, इस छोटा सप्तऋषि के
इस छोटा सप्तऋषि के सामने में, इस छोटा सप्तऋषि के ठीक सामने में क्या होती है, ठीक सामने में जाकर क्या होती है, तो ध्रुव तारा होती है। ध्रुव तारा, यदि इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, तो इस छोटा सप्तऋषि के ठीक सामने में क्या होते हैं, ध्रुव तारा होती है। और ये जो बृहद सप्तऋषि है, ये जो बृहद सप्तऋषि है, इसके पीछे में क्या होते हैं, ध्रुव तारा होती है। अब आगे पीछे की पहचान कैसे करेंगे, ये जो 3 तारे के जो मुंह इसके आगे की ओर निकला हुआ है, यह क्या होगा, आगे वाला होगा, आगे का पोर्शन होगा। अर्थात छोटा सप्तऋषि के आगे में क्या होती है, ध्रुव तारा होती है, जबकि ये बृहद सप्तऋषि जो है इसके पीछे में ध्रुव तारा होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि से हम ध्रुव तारा की पहचान कैसे करेंगे, या बृहद सप्तऋषि के किस दिशा की ओर ध्रुव तारा पाई जाती है, तो बृहद सप्तऋषि के पीछे की ओर, पश्चिम दिशा की ओर ध्रुव तारा पाई जाती है, जबकि छोटा सप्तऋषि के अग्र दिशा की तरफ ध्रुव तारा पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये सब कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, इसको मिटा रहे हैं। एक होता ओरियन तारामंडल, ब्रह्मांड में एक ओरियन तारामंडल अर्थात ओरियन तारों का एक समूह पाया जाता है। ओरियन तारों का समूह, ओरियन तारों का समूह पाए जाते हैं, ओरियन तारों के समूह पाए जाते हैं। अर्थात ओरियन तारा को हम क्या बोलते हैं, हंटर तारा कहते हैं। हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी करना। तो इसको शिकारी करना क्यों कहते हैं, ओरियन तारा को हंटर तारा क्यों कहते हैं, अर्थात शिकारी करने वाला तारा क्यों होते हैं, कि यह ब्रह्मांड में इस आकृति में पाए जाते हैं कि आप अगर देखने से लगेगा कि यह क्या है, एक धनुष लेकर खड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक तारा के समूह पाई जाती है। और यहाँ पे जैसे लगेगा एक आदमी खड़ा हुआ है और वह तीर धनुष लेकर खड़ा हुआ है। इस समूह में यह ओरियन तारा के समूह पाए जाते हैं, इसलिए ओरियन तारा को क्या बोलते हैं, हंटर तारा कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। एक होता हाइड्रा तारा होता है, एक क्या होता है, हाइड्रा तारे के समूह होता है। हाइड्रा तारों के समूह, हाइड्रा तारों के समूह जो होते हैं, हमारे ब्रह्मांड में जो 89 तारा मंडल है उसमें जो हाइड्रा तारे के समूह है, इसमें सबसे ज्यादा तारा पाई जाती है। तो किस तारामंडल में सबसे ज्यादा तारा पाई जाती है, तो हाइड्रा, इसको हाइड्रा याद रखिएगा। हाइड्रा तारा के समूह में सबसे ज्यादा तारा पाई जाती है। अब एक टर्म आप सुने होंगे, बल्ज। बल्ज क्या होता है, तो बल्ज ब्रह्मांड के केंद्र में सबसे ज्यादा तारा पाई जाती है, वहीं उसी स्थान को क्या बोलते हैं, बल्ज कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बल्ज क्या है, तो आप आंसर दीजिएगा, ब्रह्मांड के केंद्र में पाए जाने वाले ढेर सारे तारा समूह को क्या बोलते हैं, बल्ज कहते हैं। तो तारामंडल से इतना क्वेश्चन आप अगर पकड़ बना लेते हैं तो तारामंडल से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब एक पॉइंट पर चलते हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों ने, ब्रह्मांड से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए थे। उस वैज्ञानिक के कुछ कथन देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे एक वैज्ञानिक आए थे टॉलमी करके एक वैज्ञानिक आए थे, टॉलमी ने क्या कहा था कि टॉलमी ने क्या कहा था, सूर्य चारों तरफ घूमती है, सूर्य चारों तरफ ये टॉलमी वैज्ञानिक ने क्या कहते हैं कि सूर्य चारों तरफ घूमती है, जिसके कारण से दिन और रात होते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक वैज्ञानिक आए थे, कौन, कोपरनिकस आए थे। एक वैज्ञानिक आए थे कोपरनिकस ने क्या कहा कि कोपरनिकस ने कहा नहीं, सूर्य घूम नहीं रही है, सूर्य तो स्थिर ही है। सूर्य क्या है, सूर्य स्थिर है, बल्कि उस सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है अपने गोल परिपथ पर घूम रही है। मतलब कोपरनिकस ने क्या कहा कि पृथ्वी जो है अपने गोल परिपथ पर सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। यानी कि पृथ्वी जो है
पृथ्वी गोल परिपथ पर सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। फिर कुछ दिनों के बाद एक और वैज्ञानिक आए, यानी कि सब वैज्ञानिक और अपना अपना कथन देने लगे। और एक वैज्ञानिक आए थे केपलर आए थे। इन्होंने क्या कहा, इस कोपरनिकस ने क्या कहा, पृथ्वी गोल परिपथ पर सूर्य के चारों तरफ घूम रही। केपलर ने क्या कहते, केपलर कहते हाँ, इस बात से हम तो सहमत है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, लेकिन वह अपने गोल परिपथ पर नहीं घूम रही है। कोपरनिकस ने क्या कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम तो रही है, इस बात से हम सहमत है, लेकिन गोल परिपथ पर घूम रही है, इस बात से हम सहमत नहीं है। इन्होंने क्या कहा, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रही है। दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। अब दीर्घवृत्ताकार पथ क्या होता है, ये क्या सन है, तो सन के यदि इसको ये बना दे तो ये गोल परिपथ हो गया, लेकिन ये सन है, इसको थोड़ा सा चपटा कर देंगे ना, थोड़ा सा चपटा, तो ये क्या दीर्घवृत्ताकार पथ हो जाएगा। तो केपलर महोदय ने ये बोले थे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। एक वैज्ञानिक आए थे गैलीलियो, एक वैज्ञानिक आए थे गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप के आविष्कार किए थे। गैलीलियो साहब ने एक टेलीस्कोप के आविष्कार किए थे, और इस टेलीस्कोप के द्वारा यह प्रूव कर दिए थे कि वाकई में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। यह किसने कहा था, गैलीलियो महोदय ने कहते हैं। किसने कहा था, गैलीलियो महोदय ने कहते हैं। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक के कथन आए थे, कौन आया था, हब्बल नामक वैज्ञानिक आए थे। कौन आया था, हब्बल। ये हब्बल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, हब्बल नामक एक वैज्ञानिक ने एक हब्बल दूरबीन आविष्कार किए थे। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने एक हब्बल नामक दूरबीन, इन्होंने अपने नाम पर एक दूरबीन का आविष्कार किया, हब्बल नामक वैज्ञानिक ने हब्बल दूरबीन का आविष्कार किया। और इन्होंने क्या बताया था, ब्रह्मांड जो है दिन प्रतिदिन वो अपना आकार बदलती जा रही है, यानी कि बढ़ती जा रही है। उस हब्बल नामक वैज्ञानिक ने एक हब्बल दूरबीन बनाए, जिनकी सहायता से उन्होंने बताए थे कि ब्रह्मांड का आकार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप ये सब समझ गए होंगे, टॉलमी, कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, हब्बल। कभी कभी इससे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो आप ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के हम साथ मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।